छात्रों, आज हम लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण संबंधी सूचना प्राप्त करेंगे। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस अथवा हीमोपोइसिस कहा जाता है। यह क्रिया भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है एवं इसके निर्माण की जो अंग हैं वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में डिफ़र करते हैं, जिसे हम निम्न सारणी से समझ सकते हैं। भ्रूणीय अवस्था के पहले 2 माह में यह पीतक थैले में निर्मित होती हैं। दूसरे और 5वें माह तक ये यकृत, प्लीहा एवं थाइमस ग्रंथि के अंदर निर्मित की जाती है, जबकि वयस्क जंतु में यह अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। वयस्क प्राणियों में लाल रक्त कणिकाएँ मुख्य रूप से फीमर, कपालस्थि, कशेरुकाओं आदि अस्थियों की रक्त मज्जा या लाल मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लाल रक्त कणिकाओं का कुल वजन लगभग 2.5 किलोग्राम होता है। अस्थि मज्जा में हर क्षण लगभग 12 लाख लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, किंतु इसी अनुपात में यह प्रतिक्षण नष्ट भी होती रहती हैं। एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल निश्चित होता है, जैसे मेंढक में लगभग 100 दिन, कुत्ते में 124 दिन और मनुष्य में 20 दिन होता है। विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी अथवा शारीरिक भिन्नताओं के समय में ये अनुपात कम भी हो सकता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत वय जो है वो 20 से 120 दिन होती है, जो भिन्न भिन्न जंतुओं, वर्ग एवं एक ही जंतु विशेष में भी उसकी स्वास्थ्य की स्थिति, वय, उपापचय अवस्था आदि पर निर्भर करते हैं। नष्ट होने के पश्चात लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा एवं यकृत या लीवर द्वारा अलग कर ली जाती हैं, जहां पर हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है यह यकृत में ही प्रोटीन के अंतिम उत्सर्जी पदार्थ अर्थात यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि अपघटन होने के पश्चात लौह तत्व पुनः लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है एवं वर्णक जो है वह बिलीवर्डिन का निर्माण करते हैं। यह यकृत द्वारा उत्पन्न पित्त रस के साथ पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में जाता है, वहाँ से छोटी आंत में पहुँचता है। यह वर्णक बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन के रूप में पाचन क्रिया के अंतिम उत्पाद अर्थात मल के साथ निष्कासित कर दिए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की अस्थि मज्जा में निर्माण जो है उसे हम निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं, किंतु इसके पूर्व हमें ये समझना होगा कि लाल रक्त कोशिकाएं न कहला के कणिकाएं कहलाती है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को अंगों में पहुंचाना है और अधिकतम हीमोग्लोबिन उस कोशिका में रह सके। इस कारण से लाल रक्त कोशिकाओं के समस्त कोशिकांग अर्थात न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज आदि उसके उत्पत्ति के साथ ही धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। इस कारण से हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम या अधिकतम स्थान प्राप्त होता है कोशिका के अंदर, जिससे कि ये अधिकतम ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचा सके। अब हम इस चित्र में आप देखिए कि आपको हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स, जो कि एक प्रकार से स्टेम सेल हमें कह सकते हैं, ये प्रोइरिथ्रोब्लास्ट कोशिका कहलाती है। यह प्रोइरिथ्रोब्लास्ट कोशिका जो है यह बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर पाई जाएगी। सेकंड है ये बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर परिवर्तित होती है, अर्थात ये बेसिक डाइस से रंजित की जाएंगी। इसके पश्चात आती है पॉलीक्रोमेटोफिलिक सेल्स, अर्थात ये विभिन्न रंजकों द्वारा रंजित की जा सकेगी। चौथे दिन आते आते ये नॉर्मोब्लास्ट कहलाती है। यहाँ तक आप देख पाएंगे कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक जो है वो उपस्थित है, किंतु जैसे ही ये रक्त परिसंचरण के अंदर जाएगी चौथे दिन के पश्चात न्यूक्लियस या केंद्रक जो है वो इजेक्ट कर दिया जाएगा और उस समय
ये कोशिका रेटिकुलोसाइट कहलाएगी। यह लगभग 5 से 7 दिन की अवधि तक ये रेटिकुलोसाइट के रूप में परिवर्तित होती है। उसके पश्चात ये सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाएगी और वहाँ पर इस कोशिका का परिपक्वन लाल रक्त कोशिका के रूप में होगा। देखने वाली बात यह है कि कोशिका में न केंद्रक उपस्थित है न माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, अतः चूँकि ये विभाजित नहीं होती हैं इसलिए केंद्रक की अनुपस्थिति इसमें बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती, क्योंकि केंद्रक का मुख्य कार्य जो है वो कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना है, कोशिका विभाजन हेतु पदार्थ उपलब्ध करवाना है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य स्थान होता है, तो इस कोशिका में ऊर्जा की उत्पत्ति ग्लाइकोलिसिस द्वारा की जाती है और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अनऑक्सीशोषण भी कहलाता है। अतः लाल रक्त कणिका के अंदर जो ऊर्जा की उत्पत्ति है वो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होती है, जिससे कि इस कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। चूँकि इसकी जीवन अवधि बहुत अधिक नहीं है, इस कारण से इसी क्रिया द्वारा इसकी ऊर्जा की उत्पत्ति काफ़ी होती है। धन्यवाद। आपको ये लेक्चर PDF के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध रहेगा, ताकि आप आसानी से इसको अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकाल सकें या इसको आप देख सकें। थैंक यू।